अगर तुम फॉर्मूले याद भी कर लोगे तो लास्ट में तुम्हारे मुंह से एक ही सवाल आता है, सर फॉर्मूले तो हमें सारे याद हैं, कौन से सवाल के अंदर कौन सा अप्लाई करें हमें समझ ही नहीं आता। एक काम की बात बताता हूं कि सर 11वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12वीं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर क्वाड्रेंट का पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डीपीपी करते हैं, तो वो कंप्लीट करते हैं तो रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाता। और फिजिक्स का तो वैसे ही डर लगता है तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। तो अपने पास अगर आवर्स में बात करें तो हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं? 480 आवर्स। तो टोटल तुम फिजिक्स पढ़ोगे अगले आने वाले 3.5 महीने के अंदर 480 घंटे। लेकिन लगभग 25,000 सवाल 30 चैप्टर के जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक 150 प्लस नंबर आने की कोई उम्मीद नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो एवरीवन? और ये सब देखो अपनी भाषा ही नहीं है ना? ठीक ठाक हो? बढ़िया दिख रहा है सामने? क्या ये यकीन मानो 2025 वाला पेपर मैं दूं ना तो 150 प्लस कट करके अलग हो जाएंगे। मेरे केस में 50 तो नहीं होंगे यार, मतलब थोड़े से और ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने भी कम नहीं होंगे। तो कुल मिला के कहानी ये कहती है कि आज का वीडियो थोड़ा सा ऐसे इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आप लोग, क्या आ गया ये कौन सा महीना, कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी खत्म होने को है ना? कितनी तारीख होगी? 8 तारीख होगी क्या? कितना टाइम बचा है? कब है पेपर? 3 मई को। और रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है तुम्हें? वो सर हम करते ही नहीं, सब हमारे टिप्स पे है सर। अब तो ये बताओ सर 180 कैसे स्कोर करे? 150 छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी पूरा पड़ा है तुम्हारे पास, फरवरी और मार्च और अप्रैल मिड भी अगर अपन पकड़ ले तो लगभग 3.5 महीने के आसपास है। तो 3.5 महीने में आपको 150 प्लस स्कोर कैसे करें? क्योंकि 150 नंबर नहीं लाओगे तब तक आपको एक अच्छा MBBS कॉलेज मिलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और फिजिक्स के अंदर अगर 150 नंबर नहीं आए तो अंडर 1000 रैंक आना भी थोड़ा सा भारी काम हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पढ़नी। देखो पूरा प्लानर तैयार है, मैं सिर्फ समझाऊंगा तुम्हें, उसको अप्लाई करना तुम्हारा काम है। और ऐसे बहुत सारे प्लानर बहुत सारे लोगों ने कितनी कितनी बारी समझा रखे हैं, लेकिन उसका फायदा तभी होता है कि अगर कोई बच्चा उसको पूरी तरीके से फॉलो करे तो कैलकुलेशन ये कहती है कि तुम्हारे पास टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर है? कितने चैप्टर है फिजिक्स में? 30। बेसिक मैथ्स मिला करके टोटल कितने चैप्टर है? मैं सिर्फ डिमांड कर रहा हूं तुम्हें डेली 4 घंटे फिजिक्स की। कितने घंटे? आधे से ज्यादा सोच रहे सर ये तो हमारा पूरा स्टडी आवर्स है। कोचिंग से घर जाने के बाद पूरा पूरा मिला करके हम लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से 1.5 घंटे दिमाग कहीं और चल रहा होता है, तो 2.5 घंटे ही समझो। 2.5 घंटे में से भी हम 2 घंटे बायो पढ़ते हैं सर, और आधा घंटा किसका लगता है? केमिस्ट्री का। फिजिक्स तो कहीं आती ही नहीं है। तो अगर देखो सिलेक्शन लेना और तुम्हारे सिलेक्शन को लेकर के सीरियस हो कि एक अच्छा MBBS कॉलेज हमें मिल जाए और हम थोड़ा सा ढंग का कुछ कर लें इन 3-3.5 महीने में, तो स्ट्रेटेजी ये कहती है कि 30 चैप्टर डेली के 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। यानी कि यहाँ पर 4 महीने लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग मैंने अप्रैल को भी कंसिडर कर लिया, लेकिन अगर अपन वैसे बात करें तो लगभग 120 दिन यानी कि 100 दिन मान के चलो तो 100 दिन इंटू अगर 4 घंटे आप लेते हो तो 480 घंटे के आसपास है। 20 दिन के 4 घंटे भी अपन एडजस्ट कर दें इसके अंदर 100 दिन के अंदर, तो अपने पास अगर आवर्स में बात करें तो हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं? 480 आवर्स। तो टोटल तुम फिजिक्स पढ़ोगे अगले आने वाले 3.5 महीने के अंदर 480 घंटे। उसके अंदर तुम्हें क्या क्या करना है? तो उसके अंदर करने वाली चीजें ये है कि एक तो तुम्हें लेक्चर्स, दूसरा DPP, तीसरा PYQ, फिर रिवीजन और फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की जगह जो भी अपने माइलस्टोन होते हैं, AITS होते हैं, या फिर कुछ और बच्चे जैसे अभी अपन ने ड्रॉपर के लिए अलग से पेपर लेना शुरू कर रहे हैं 1 से लेके 3 बजे के बीच में, वो पेपर्स भी तो चल रहे हैं ना, वो एक काइंड ऑफ मॉक टेस्ट का ही पार्ट है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर लेक्चर्स कैसे 2x में देखो? जितने भी लेक्चर्स है, अगर मान लो कोई चैप्टर तुम्हारा वीक रह गया, मान लो रोटेशन वीक रह गया, तो रोटेशन का लेक्चर तुम कैसे देख सकते हो? 2x में, डबल स्पीड करके देखो। कुछ बीच में रिकॉर्डिंग के बीच में अपन ने लिखने का टाइम दे रखा है बच्चों को, वो लिखने का टाइम आप स्किप कर सकते हो। तो इफेक्टिवली अगर आप 1.5 घंटे का लेक्चर देखो ना, तो पढ़ाया हुआ उसमें लगभग 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट ही है, 15-20 मिनट तुम्हारे लिखने में चले जाते हैं। तो वो लेक्चर्स अगर आप देखो तो लगभग 1 घंटा लेक्चर का मानते हैं अपन, 1 घंटा DPP का और 1 घंटा PYQ का और 1 घंटा जो पुराने वाला है रिवीजन है, रोटेशन से पहले वाला जो चैप्टर है उसके रिवीजन। तो हिसाब से कितने बैठते हैं? पूरा मैच करते हैं या नहीं करते हैं? इसमें कई बच्चों की ये कंफ्यूजन रहता है सर मेरा पुराना रह गया,
मैं 1.5 महीने बीमार हो गया था, मैं शादी ब्याह निपटाने चला गया था, मैं इधर घर चला गया था, मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ, मेरे को बाद में अक्ल आई कि मैं अब कैसे करूं, पुराने वाला कैसे कवर करूं, पूरा का पूरा इसके अंदर ऐड किया हुआ है कि 1 घंटा करंट टॉपिक जो चल रहा है उसको रिवाइज उसको पढ़ो, 1 घंटा उसकी डीपीपी करो, डीपीपी मॉड्यूल वॉट जो भी तुम कर रहे हो वो करो। 1 घंटे के अंदर ये दोनों क्वेश्चन के पार्ट ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो डीपीपी प्लस पीवाईक्यू मिला करके क्या है, क्वेश्चंस के पार्ट है। फिर भी तुम्हारे पास रिवीजन और लेक्चर्स के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम बचता है, क्योंकि अपने पास कितने घंटे हैं, 480 घंटे, अच्छा खासा बल्क है ये आर्स का। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि की पॉइंट क्या है 150 स्कोर करने के लिए, 150 स्कोर करने के लिए सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम फॉर्मूले याद भी कर लोगे तो लास्ट में तुम्हारे मुंह से एक ही सवाल आता है, सर फॉर्मूले तो हमें सारे याद हैं, कौन से सवाल के अंदर कौन सा अप्लाई करें हमें समझ ही नहीं आता। उसके लिए जरूरी है कि फोकस्ड होकर के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी जरूरी है। कैसे, पॉइंट टू पॉइंट, कि सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया, इसका पूरा डेराइव किया, लास्ट में रिजल्ट ये आया, इसका मतलब इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन बनता है, इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन बनता है, तो मेरे को इस चीज के ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए बनते हैं बेटा तुम्हारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फिर से वापस चीजें लिखनी है। मान लो कि जैसे अभी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें उस पूरे चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप टॉपिक याद है कि भाई सबसे पहले हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स के बारे में पढ़ करके फिर अपन आगे आकर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। ये चीजें तुम्हें टॉपिक वाइज याद है, तो उन टॉपिक वाइज हेडिंग, उनके अंदर जितने भी रिजल्ट्स आए थे वो सारे, और कब कब कौन कौन से रिजल्ट अपन ने लगाए थे, वो सारी चीजें, और उसका इंप्लीमेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीपीपी, पीवाईक्यू और मॉड्यूल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना जाना। 4 घंटे यानी कि देखो क्या होता है ना, रेशियो में डिवाइड करना होता है हमेशा टाइम। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे को 8-8-8 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 8-8-8 के रेशियो में। 8 घंटे तुम्हें सोना है, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। 8 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी तुम्हारी। बचे हुए 8 घंटे में तुम कोचिंग भी आओगे, खाना वाना खाओगे, नहाओगे धोगे, बाकी जो काम है वो सारे बचे हुए किसमें करने हैं, 8 घंटे में। क्योंकि कोचिंग सिर्फ तुम्हें 4 घंटे रखती है, 5 घंटे मान लो मैक्सिमम। बचे हुए 3 घंटे में तुम्हारा उठना, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ हो सकता है। बचे हुए 8 घंटे पढ़ोगे तो मैं तो 50% बल्क किसके अंदर मान रहा हूं, फिजिक्स में। बचे हुए 4 घंटे में तुम केमिस्ट्री और बायो कर सकते हो। और उसका ये कहता है कि सारे के सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोचता है बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम्हें पता है कि कल परसों तुम में से 1-2 बच्चे पूछने भी आए थे कि सर ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो अगर वो स्टार्टिंग के अंदर अगर तुम लोग ध्यान देते तो आज वो नौबत नहीं आती ना। दूसरा क्या है कि तुम्हें क्या क्या करना है, लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू और टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 15 मार्च के बाद ये जो टेस्ट है ना, जितने पेपर दे सकते हो, जितने पेपर दे सकते हो उतने पेपर दो। क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि आते तो सवाल ही है ना, और अगर मान लो हर सवाल देखा हुआ लगे तुम्हें, सोच करके देखो कि तुमने करीब 40,000 के आसपास सवाल सॉल्व कर लिए फिजिक्स के, जो ही करने पड़ेंगे। 40 तो मैं चलो रेंज थोड़ी सी ब्रॉड रेंज लेकर के चल रहा हूं पूरे की उस हिसाब से, लेकिन लगभग 25,000 सवाल 30 चैप्टर के जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक 150 प्लस नंबर आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और 25,000 सवाल अगर तुमने सॉल्व किए तो तुम एक बात समझो कि 25,000 सवालों की तुमने प्रैक्टिस कर ली। तुम्हें हर सवाल देखा हुआ सा लगेगा, ये तुम भी जानते हो कि 10वीं क्लास तक जब तुम मैथ्स पढ़ा करते थे और अगर मान लो किसी चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने ज्यादा सॉल्व कर लिए तो तुम्हें पेपर के अंदर आया हुआ हर सवाल देखा हुआ सा लगता था। यूं लगता कि यार ये कहीं तो लिखा हुआ था, ये पढ़ा हुआ सा है। और अगर बस इतना ही दिमाग में रह जाता है ना तो अपन उस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लगा पाते। और अप्रोच जब तक हाथ में नहीं आएगी, सवाल जब तक समझे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब तुम क्वेश्चन के आसपास ही मंडराते रहोगे। अप्रोच लगानी जरूरी है। दूसरा क्या है, 4 घंटे डेली किसके लिए, फिजिक्स के लिए। और डेली कितने सवाल करने हैं, 45। डीपीपी के अंदर 10-12 सवाल होते हैं, बचे हुए सवाल मॉड्यूल में से करो। फिर उन बचे हुए अगर फिर भी कुछ सवाल बच जाए और हिम्मत बच जाए तो पीवाईक्यू कर लो, आराम से हो सकते हैं। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर। अगर सिलेक्शन लेना है तो देखो ये करना पड़ेगा, वरना तो कोई मतलब वाली बात है नहीं।
रोज रिवीजन करो जो चैप्टर हो चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने तुम्हें बताया कि इसके अंदर रिवीजन का टाइम ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपन ने 4 घंटे में। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपने शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने अभी बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, टॉपिक, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट आए, जितने फॉर्मुले आए, वो सारे के सारे। फिर उसके बाद एटलीस्ट 20 फुल सिलेबस, 20 मैं कह रहा हूं तुम्हें, कम से कम हम लोग जो पेपर लेंगे वो 30 से 35 पेपर लेंगे। मैंने यहां पर मिनिमम रेंज रखी है कि फुल सिलेबस पेपर अपन करीब करीब 30 पेपर ले लेंगे तुम्हारे। और ये तुम जानते भी हो कि अभी एक ड्रॉपर की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं और वो डेली पेपर होते हैं। वो इस हिसाब से सिलेबस डिसाइड किया हुआ है कि अगला तुम्हारा एटीएस में क्या आने वाला है, उस हिसाब से अपन पेपर लेते हैं। तो प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिलेबस के लिए कितना टाइम चाहिए, टोटल चैप्टर कितने हैं। कैलकुलेशन ये कहती है, मेरा एनालिसिस ये कहता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टीचर का एनालिसिस ये कहता है कि 12 चैप्टर ऐसे हैं जो आसान है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। शुरुआत में जैसे अगर अपन काइनेमेटिक्स की बात करें तो एवरेज स्पीड, एंगुलर ये एक्सेलेरेशन वैक्सेलेरेशन वाले जो टॉपिक है, एनएलएम थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 12वीं में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं, कुल मिलाकर के 12 चैप्टर हैं जो आसान है, जिनको अपने को करने में कितने घंटे चाहिए, मतलब कितने, 12 चैप्टर है और एक चैप्टर को कितना करने में कितना टाइम चाहिए, 5 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लगे, 60 घंटे लगे या नहीं लगे। उसके बाद 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने में लगभग एक चैप्टर को 10 घंटे लगेंगे करने में, तो कितने घंटे लगे। और 8 चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट लेवल पर है, जैसे जो बड़े चैप्टर है, जैसे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स का कॉम्बिनेशन है, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो वैसे लगभग कितने चैप्टर है, 8। उनको एक चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। तो लगभग कितने लगे, यानी कि सारे चैप्टर को कवर करने में लगभग तुम्हें टाइम कितना लगा, 280 घंटे लगे। अपने पास थे कितने, 200 घंटे अभी भी बचे हैं ना अपने पास। अगर 200 घंटे अपने पास अभी भी बचे हैं तो उसके अंदर अपने पीवाईक्यू करेंगे कितने साल के, करेंगे या नहीं करेंगे। और 20 टोटल पेपर देंगे, 20 इंटू 2 यानी कितने घंटे लगे, 40 घंटे। डीपीपी ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर की डीपीपी करेंगे तो 30 चैप्टर है तो 30 क्वेश्चन। मैंने तो फिर भी अपन तो 10-12 ही दे रहे हैं, सारी डीपीपी मिला लो एक चैप्टर की, तो कितने घंटे लगेंगे, लगभग कितने किए तुमने, 500 क्वेश्चन और 1500, यानी कि लगभग कितने घंटे लगे, 50 घंटे। अरे लगे या नहीं लगे। एक एक चीज तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग के साथ अगर देखो और इस ब्लूप्रिंट के बिना अगर सिलेक्शन अगर आप सोचें तो थोड़ा सा भारी काम है। और कुछ अगर जरूरी बातें अगर अपन देखें मान लो कि अगर अपन बात करें कि अगर 280 घंटे है तो टोटल आवर्स कितने थे अपने पास, टोटल आवर्स कितने थे, 480 घंटे। अच्छा एक काम की बात, रिमेनिंग कितने बचे, 200 आवर्स बचे ना। एक काम की बात बताता हूं कि सर 11वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12वीं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें लगभग 65% पेपर आता है। 12वीं की फिजिक्स से कितना परसेंट पेपर आता है, 65%। कितना परसेंट पेपर आता है, 35% पेपर तुम्हारा रहता है किसके अंदर, 11th क्लास का रेशियो। मतलब पुराने पेपर्स की कैलकुलेशन के बेसिस पर है, नया पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो अपन कह नहीं सकते। इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। सारे के सारे चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट। फिर भी पुरानी कैलकुलेशन अगर पुराने पेपर अगर अपन देखें तो एनालिसिस ये कहता है कि 65% पोर्शन किस में से आता है, 12th क्लास में से। और 12th की जो चैप्टर्स है वो और ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 11, क्योंकि उसके अंदर रहते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूले याद करना बायो वाले बच्चे के लिए तो एक ये मतलब एक क्वालिटी होती है एक टाइप की कि आप मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो ऐसे होते हैं जो आप याद करते हो। बात समझ में आ रही है। ये तो था मेरा एनालिसिस। अब इन सब चीजों को करने में तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो तुम मेरे से पूछ सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि करंट माइक पास में रखो। करंट का अगर कुछ पढ़ते हैं ना तो पीछे का रिवीजन नहीं हो पाता, अगर रिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो करंट का नहीं पढ़ पाते। जैसे अगर सारा सिलेबस, जैसे सारे सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, अगर करंट का पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डीपीपी करते हैं, तो वो कंप्लीट करते हैं तो रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाता। और फिजिक्स का तो वैसे ही डर लगता है तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। वो तो छोड़ी हुई है, हाँ इसी वजह। वो तो जिला निष्कासित है ना,
वो थोड़ा हार्ड भी लगता है इस वजह हार्ड भी लगता है, बिल्कुल सही बात है। बालक का सवाल एकदम जेन्युइन है। ये कह रहे हैं कि सर अगर हम करंट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो पुराने वाला रिवीजन है वो छूट जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने टाइम जो ड्यूरेशन है ना तुम्हारा, अब जो पढ़ने का ड्यूरेशन है वो कितने घंटे कर दिया। अब तुम्हारे पास फिजिक्स में तो मतलब एटलीस्ट कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि सर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। अभी करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, अब मान लें कि जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी करंट चैप्टर मान लें कि 1 घंटे 10 मिनट की क्लास या 15 मिनट की क्लास को घर में जाकर के रिवाइज करने में हाथों हाथ अगर रिवाइज करते हो तो मेरे हिसाब से 20 से 22 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट अगर पूरा रिवाइज करो तो। उसके डीपीपी करने बैठ गए तसल्ली से तो लगभग ये मानो 10 से 12 सवाल निकालने के अंदर 35 से 40 मिनट, कि अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, वो दोबारा देखना ही पड़ेगा, है ना। तो लगभग सवा घंटे के अंदर अंदर तो करंट टॉपिक को 10-12 सवाल करके वाइंड अप कर सकते हो। अब रही बात कि सर इस संडे पेपर आप पुराना रिवीजन भी करना है, तो इस 4 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर टाइमिंग को कुछ ऐसे मैनेज करो कि सर अब जो इस हफ्ते मेरा पेपर आने वाला है संडे को, तो 4 घंटे में से मैं 1.5 पौने 2 घंटे पुराना रिवीजन में डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर आने वाला है, ठीक है। और करंट टॉपिक, क्योंकि करंट टॉपिक का भी तो कभी ना कभी पेपर होगा ही, और करंट टॉपिक अपन छोड़ नहीं रहे हैं, करंट टॉपिक अपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, करंट टॉपिक अभी भी चल रहा है अपना। क्यों? क्योंकि सवा घंटा अपन उसको दे रहे हैं। तो अपन टाइम कम कर सकते हैं किसके अंदर, ये जो पीवाईक्यू वाला पोर्शन है ये तो तब किया जाएगा ना जब चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू में तो सब कुछ मिक्स होके आएगा। अब मिक्स होकर के सारा आएगा, उसके लिए चैप्टर पूरा पढ़ना जरूरी है। तो क्यों ना जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के टाइम में अपन उस चैप्टर के पीवाईक्यू करें जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, उस चैप्टर को जब आप कर रहे हो तो उसी के पीवाईक्यू करो रिवीजन में। उसी के जो एक्सरसाइज 2 के जो लर्निंग प्लस वाले जो क्वेश्चन है वो वाले करो। अच्छे जो क्वेश्चन है ना मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन है वो करो, क्योंकि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 तो हम जब उस टॉपिक को पढ़ रहे थे तभी हमने कर लिया था। तो बैलेंस ऐसी होती है चीजें, और इससे भी ज्यादा कम टाइम लगेगा तुम्हें बायो में। क्यों? क्योंकि उसमें तो रीड ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करने हैं। उसमें तो अगर पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ा, 4 ऑप्शन में से अगर कुछ याद है तब तो टिक है, वरना नहीं है। सेम कहानी केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं कह रहा हूं ना 8 आवर्स इस रेशियो के अंदर चलो, और अगले 3 महीने तक जो सोने वाले 8 घंटे वो 6 घंटे में कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 घंटे और बढ़ाओ तो टोटल पढ़ाई कितनी करो, खुद की पढ़ाई होनी चाहिए लगभग 10 घंटे। 10 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हर चीज का सॉल्यूशन क्या है ना कि अपन क्या लिमिटेड टाइम के अंदर, कि हमारा टाइम नहीं बढ़े और इसी टाइम के अंदर हम सब कुछ कर ले, संभव नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास कोई एक वीक पॉइंट रह चुका है, कोई एक चैप्टर हमारा कमजोर रह चुका है, तो उसी टाइम के अंदर हम उस चैप्टर को पूरा करना चाहे तो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट कहां से आएंगे? जब आपके पास टाइम होगा। वो टाइम बढ़ाना जरूरी है। सर नींद आती है क्लास में, है ना, अभी भी आ रही है सर। मैं भी कई बार सोता रहता हूं सर, है ना, कई बार जबकि अपने को भी आ जाती है। नींद का क्या करें? देखो बेटा, नींद का कोई इलाज नहीं है। नहीं, मैं बताता हूं क्यों आती है नींद। जब हम किसी चीज को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है और वो काम हम कर रहे हैं तो हमें नींद ही आएगी। तो सर आपको नींद नहीं आती थी क्या? आप पढ़ते थे जब, आपने भी तो पढ़ाई की होगी ना। मेरे केमिस्ट्री क्लास में बहुत सोता था। जितना मैं केमिस्ट्री क्लास में सोया हूं उतना मेरे को नहीं लगता कि मेरे बैच का कोई और बच्चा सोया होगा। भयंकर सोता था, मतलब यूं झटके से ही आते रहते थे नींद के। और 2-4 बार तो बेंच पे सिर और बिड़ गया था। यूं बैठे, यूं पढ़ रहे भट्ट करके सीधा आ गए, ये क्या हुआ? नींद खुल जाती थी उससे। तो नींद का इलाज ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है, डेली मरना पड़ता है उसके लिए। ये कोई 1 किलो सेब थोड़ी है दुकान पर जाकर के पैसे दे के लिया होगे। इसमें लगती है बेटा मेहनत, और मेहनत करना हर किसी के बस का रोग है नहीं आज के टाइम में। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करते करते फंस जाते हैं, उसको 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर वही बात रिवीजन नहीं, वगैरह ये उसमें नहीं करना है, हो जाता ये है नहीं सर करना मेरे है। साथ हाँ तो कई बिल्कुल, बार। मैं मानता हूँ टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और वो सवाल होता भी नहीं है। हाँ होता भी नहीं है, लास्ट में एंड में रिजल्ट। टीचर ही है, हाँ आ जाओ सर बता दो, है ना। होता है, मेरे साथ भी होता था। बैठ बताता हूँ इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि अपन किसी सवाल को जब सोच रहे होते हैं ना,
जब तुमने देखा होगा कई बार अपन उस सवाल को हल करते टाइम वही स्टेप लिखते हैं जो अपन ने पहले लिखे थे, हमेशा वही लिखेंगे, तुम देख लेना, दूसरा नजरिया सोचने का आता ही नहीं है। मान लो मैं कोई डेरिवेशन कर रहा हूं और करते 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 मैंने कहीं पे लिखा 2x + 2 = 4, ऐसे करके मैंने कोई इक्वेशन बना दी। ठीक है, मेरे को पता है कि वो 2x + 2 नहीं था, 2x - 2 = 4 था, गलती सिर्फ एक माइनस की थी जिससे मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो मैंने लिखता क्या, फिर मैंने कहा यार दोबारा करता हूं, दोबारा किया, स्टेप बनाया, फिर से 2x + 2 = 4। क्यों? क्योंकि उस माइनर मिस्टेक के ऊपर अपना ध्यान जाता ही नहीं। उस सवाल को कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए भूल जाओ, छोड़ दो उसे, अगले सवाल करो। और जब अगले 5-10 सवाल आपके अलग अलग वैरायटी के निकल जाए तो सवाल पे वापस आओ और उसको नए तरीके से सोचो। पुराना सॉल्यूशन अगर दिमाग में रहेगा ना तो फिर से क्या लिखोगे, हाँ ये इक्वेशन, हाँ 2x + 2, फिर प्लस लगाओगे। और 10 मिनट बाद जब वापस एक फ्रेश माइंड के साथ सोचोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, अरे यहां तो प्लस थोड़ी है, यहां तो माइनस है। वो अपने आप समझ में आएगा। ये तेरी समस्या नहीं है, हर पढ़ने वाले बच्चे की समस्या है, चाहे टॉपर हो और चाहे वो नीचे से टॉपर हो, कहीं से भी टॉपर हो, हर बच्चे की यही समस्या है कि एक सवाल एक बार में नहीं हो रहा है, हमने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, नहीं हो पा रहा है, सवाल को छोड़ो एक बार। कई चीजें छोड़ने के लिए होती हैं, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो, कुछ देर के लिए, अगले 5-10 सवाल निकालो, फिर वापस उस सवाल पे आओ, हो जाएगा। और कई तो होते ही पूछने लायक सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन सवाल नहीं पूछे, कई सवाल होते हैं जो पूछने लायक ही होते हैं, तो पूछना चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो मिलते हैं फिर, टाटा।